So those who don't know me, my name is Rakesh, aka Night Trader. एक्टिव फंडिंग 1 बिलियन के आसपास रखता हूँ मैं। आप अपने ट्रेड्स ले रहे हो, ये लोग बोलते हैं कि आपके ट्रेड्स कहीं कॉपी हो गए, आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? आप उनसे प्रूफ मांगते हो तो सीधा बोलते हैं कि हम डेटा शेयर नहीं करेंगे, तो आप इसको कैसे वेरीफाई करोगे? जो रिस्क टीम लेके आएगी, जो आपको पता नहीं है, वो जब पता लगेगा जब पे आउट रिक्वेस्ट करोगे। कोई भी प्रोफर्म जो बहुत ही हैवी डिस्काउंट दे रही है आपको 90%, 80%, सबसे पहले आप बचो। और आपकी खुद की अगर ट्रेडिंग स्टाइल की थोड़ी बहुत बात करें, आई हैव 2 स्ट्रेटजीज। वन आई यूज ऑन 4H टाइम फ्रेम, जहाँ पे सिंपली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ मैं, एंड दूसरा 15 मिनट स्ट्रेटजी, जहाँ पे मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ। देखो, मार्केट में नॉइज एक तो बहुत ज्यादा है, खासकर इंडियन स्पेस में, बिकॉज हर दूसरा बंदा क्लेम कर रहा है कि प्रॉफिटेबल है। देयर इज नो वे, स्पेशली इन प्रॉप फर्म्स, कि आप उनको वेरीफाई कर सकते हो। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो। खासकर जब बुल रन होता है तो हर दूसरा बंदा सिग्नल देता है क्रिप्टो का, बट जब बेयर रन आता है तो कोई दिखाई नहीं देता। P2P के नाम पे बहुत ज्यादा हुआ है मार्केट में कि P2P करने पे आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। जो आपने बोला बिल्कुल सही है, बट कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ से शेयर करूंगा। वैसे देखा जाए तो जो हमारे इंडियन टैलेंट है, जैसे अगर आप पॉलीगॉन की बात करो, जो संदीप है, जो उसके फाउंडर है, इस तरीके से हमारा सिस्टम है कि उनको सपोर्ट नहीं करता, उनको बाहर जाके चीजें करनी पड़ रही है। ट्रेडर को किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, अपने विन रेट पे या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे? जिस दिन ये क्रिप्टो को रेगुलेट कर देंगे ना, तो आई डोंट थिंक कि इंडियन मार्केट में वॉल्यूम बचेगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट, जहां हम उन लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं जो अपने पैशन को फॉलो करके प्रोफेशन में बदल के इस दुनिया में कुछ अलग कर रहे हैं। सो आज की हमारी गेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, राकेश वर्मा, यानी कि नाइट ट्रेडर, जिनको आप सब भी जानते होंगे। सो हाय राकेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हो? थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैं भी बहुत बढ़िया। और कैसी चल रही है लाइफ? लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अभी रिसेंटली मैं ट्रिप मार के, आपने देखा ही होगा स्टोरीज पे, बाली गया हुआ था मैं 10 दिनों के लिए। राइट, सो हाउ वाज योर ट्रिप? अमेजिंग, बहुत अलग अलग चीज़ हमने एक्टिविटी करी वहाँ पे, और ट्रेडिंग को लेके खासकर वहाँ पे बाली में ये देखा जाता है कि मैक्सिमम डिजिटल नोमैड ही है। तो मैंने कहा क्यों नहीं एक बार जाके देखा है, क्योंकि ट्रेडर्स मैक्सिमम दुबई जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ फ्लैशी लाइफस्टाइल हो, कार्स हो, बिल्डिंग्स हो, या वेदर हो ऐसा। बट मैंने कहा बाली थोड़ा एडवेंचर टाइप है, नेचर से रिलेटेड, तो वो ट्राई करते हैं, बीच वाला एरिया भी ट्राई करते हैं। सो सबसे पहले तो आप व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा बता दो कि आउट ऑफ ऑल प्रोफेशंस आप ट्रेडिंग में कैसे आए? सो दोज हू डोंट नो मी, माय नेम इज़ राकेश, aka नाइट ट्रेडर। और मैं ट्रेडिंग में, इससे पहले मैं जॉब करता था डिलीवरी का, एंड वहाँ पे डिलीवरी मारते मारते मैंने कस्टमर के फ़ोन में देखा कि वो कुछ तो चार्ट पे ट्रेडिंग कर रहा है। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं बाइनेंस में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एंड फ्रॉम दैट डे मैं वो जो उन्होंने मुझे कीवर्ड्स दिए ट्रेडिंग और बाइनेंस, वो मैंने यूट्यूब पे डाला। उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब की वीडियोज़ देखते देखते, और जब मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत वीडियोज़ भी कम हुआ करते थे, वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट करते मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। सो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी रही है। तो क्या आपका कोई बैकअप प्लान भी था कि अगर आपके लिए ट्रेडिंग काम नहीं करेगी तो आप लाइफ में क्या करोगे? बैकअप प्लान उसका होता है जिसके पास एक प्रॉपर प्लान होता है। जहाँ से मैं आया हूँ मेरे पास कोई प्लान ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था कि लाइफ में क्या करना है, इतना फोकस नहीं होता ना आप, क्योंकि मैंने वैसे भी ट्रेडिंग बहुत जल्दी स्टार्ट करा था। आई थिंक 12th के बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने जॉब की, बेसिकली ट्रेडिंग में आने के लिए मेरा ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था कि मेरे को ट्रेडिंग में आना है, वो बाय लक में आया। तो प्लान तो मैं क्या ही बनाता, उससे पहले वही नॉर्मल लाइफ चल रही थी, 15-20 हज़ार की जॉब कर रहे थे, और उसमें क्या ही प्लान बनाओगे आप। वैसा एज यूजुअल कोई मेरे बड़े प्लान्स नहीं थे। सो फिलहाल आप फुल टाइम ट्रेडर हो? अभी मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में हूँ, और साथ साथ में अदर चीज़ें भी ट्रेडिंग से रिलेटेड ही जो बिजनेस है वो उसमें इन्वॉल्व हूँ। तो आप बहुत एक्टिवली प्रॉप ट्रेडिंग भी करते हो जैसे कि मैंने सुना है। तो आपने अभी तक कितने प्रॉप अकाउंट्स पास करे हैं, कितने फंडेड अकाउंट्स आपने क्लियर करे? ऑनेस्ट ऐसा तो एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बताना मुश्किल होगा, बट मैं एक जो एवरेज फंडिंग अपने पास $1 बिलियन के आसपास रखता हूँ। बहुत टाइम जो अकाउंट हमने लिए हैं वो पास किए, वो फेल भी हुए हैं, तो ऐसे एक काउंट बताना मुश्किल है, बट एक्टिव फंडिंग 1 बिलियन के आसपास रखता हूँ मैं हमेशा। और अभी तक आपने इन अकाउंट से कितने पे आउट्स निकाले हुए हैं? अभी तक इन अकाउंट से मैंने मोर देन 150 के पे आउट्स निकाल लिए होंगे। और क्योंकि पहले बहुत सारे जो प्रॉफर्म में पहले जो बंद हो गए, आपको पता है, MFF और वो सब चीज़, तो उनका तो हम काउंट नहीं करेंगे, बट अभी जो रनिंग है उनसे 150 के आसपास मैंने पे आउट ले लिया होगा। और ये जो पे आउट आपको आता है, जस्ट फॉर व्यूअर्स नॉलेज, ये पे आउट्स को आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो या फिर आप इसको री इन्वेस्ट करते हो दोबारा से नए फंडेड अकाउंट लेने के लिए? बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो कोई भी प्रॉप ट्रेडर है जो एक प्रोफेशनल, मतलब इसे बिजनेस की तरह देखता है, तो वो एक अच्छा खासा चंक ऑफ अमाउंट जो पे आउट आता है वो इन्वेस्ट ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा केस सिनेरियो ले लो, मैं 30% जो पे आउट लेता हूँ, अगर मुझे लेट सपोज $1000 आया पे आउट, तो उसका $300 अगेन मैं री इन्वेस्ट करूँगा, सो दैट आई कैन बाय मोर चैलेंज, और मैं अपने कैपिटल को स्केल करूँ। अगर कुछ चैलेंज में फेल भी कर लेता हूँ, या कुछ जो मेरे पास फंडेड अकाउंट है वो फेल भी हो जाते हैं, तो यहाँ से मेरी जो रनिंग है ना वो एक बनी रहती है। सो वो 30% इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 20% मैं अपने जो मेरा प्राइवेट कैपिटल है, जो भी कोई ब्रोकर पे हो सकता है, उस पर मैं डाल के थोड़ा बहुत वहाँ से ट्रेड करता हूँ, और बाकी 50% आप कोई चीज़ें खरीदनी है या जो लाइफ एंजॉय करना, उन सब में चला जाता है।
तो हालांकि प्रॉप फर्म का कॉन्सेप्ट इंडिया में तो बहुत तेज़ी से आ रहा है, बट फिर भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको अभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से नहीं पता है। तो एक बारी ब्रीफ में आप किस वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहोगे कि प्रॉप फंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? सो बेसिकली प्रॉप फर्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है। यहाँ पे आपके स्किल्स के ऊपर, अगर आपके पास स्किल्स है बट कैपिटल नहीं है, जो कि मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं, जो मैक्सिमम लोग की प्रॉब्लम है कि स्किल्स होने के बाद कैपिटल नहीं होता, तो यहाँ पे आप अपने स्किल्स का यूज़ करके कंपनी से, प्रॉप फर्म कंपनी से कैपिटल अरेंज करते हो, उस पर आप जो ट्रेडिंग करते हो उसका 80% प्रॉफिट आपको मिल जाता है। सिंपल ही है। अब उस चैलेंज को पास करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हर कंपनी का अलग अलग होता है, वो आपको उनके वेबसाइट पे जाके पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मोस्टली तो सारे रूल सेम ही होते हैं, कुछ कुछ वैसे तो मैक्सिमम जो मेजर रूल्स है वो सेम रहते हैं, बट कुछ जो ट्रिकी रूल्स है, जो हिडन रूल्स है प्रॉप फर्म कंपनी के, वो आपको एक बार डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैक्सिमम 3-4 जो मेजर रूल्स है वो कि आपको एक दिन में 5% से ज़्यादा लॉस नहीं करना, टोटल ड्रॉडाउन आपका 10% नहीं होना चाहिए, न्यूज़ ट्रेडिंग से रिलेटेड रूल्स है, ये कुछ मेजर फेमस रूल्स है। बट इसके अलावा भी कुछ हिडन रूल्स होते हैं, वो आपको कंपनी के वेबसाइट पर जाकर पढ़ना पड़ेगा। राइट। सो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा एक रूल है जो सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स से प्रॉब्लम फेस करते हैं? आई थिंक ट्रेडर्स तो देखो, वैसे जो सबसे ज़्यादा जो मुझे मेजर रूल प्रॉब्लम देती है वो है कि ऐसा कोई भी जो रूल जो हमारे FAQs में लिखा है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बट जब हम पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं उसके बाद जो रिस्क टीम रूल लेके आती है, बिकॉज इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि इतने डिटेल में FAQs में नहीं लिखा, बट जब वो उसको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करते हैं रिस्क टीम वाले, है ना। आप लेट सपोज आप यहाँ पे है कि आप कोई भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, राइट। आपने कोई वो बोलते हैं कि हम स्विंग ट्रेडिंग अलाउ करते हैं, आपने कोई ट्रेड को होल्ड किया, आपने बाय किया, आपने होल्ड किया 5 दिन ना, वो लोग क्या बोलते हैं कि आपने वन साइड बेटिंग करी। Yes. आप इसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे? आप अपने ट्रेड्स ले रहे हो, ये लोग बोलते हैं कि आपके ट्रेड्स कहीं कॉपी हो गए हैं, आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? आप उनसे प्रूफ मांगते हो तो सीधा बोलते हैं कि हम डेटा शेयर के, मतलब कस्टमर प्राइवेसी के चक्कर में डेटा शेयर नहीं करेंगे, तो आप इसको कैसे वेरीफाई करोगे? ये पंगा है। Yes. जो वेबसाइट पे लिखा है उस पर तो आप एक बार को खुद के कंट्रोल करके कर सकते हो, बट जो रिस्क टीम लेके आएगी जो आपको पता नहीं है, वो जब पता लगेगा जब पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, उससे यू कांट डील। सो मेरे को लगता है प्रॉप फर्म्स में काफ़ी और जो कॉमन इशू लोग फेस करते हैं वो है डेली ड्रॉडाउन का। तो आपको क्या लगता है कि इससे डील करने के लिए लोगों को ऐसा क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए कि वो इस इशू से बच सके? सो बेसिकली देखो, ड्रॉ डाउन इज समथिंग जो आपको ट्रेड प्लान करने से पहले, जब आप कोई भी प्रॉप फर्म अकाउंट लेते हो उससे पहले डिसाइड करना होगा कि कौन सा जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जो ट्रेडिंग प्लान है, उससे सूट करता है प्रॉप फर्म। लेट सपोज कई सारे प्रॉप फर्म आपको 3% डेली ड्रॉ डाउन ऑफर करते हैं, कई 5% करते हैं, कई से ज़्यादा करते हैं। तो नाउ आपका जो ट्रेड प्लान है कि मैं एक ट्रेड में इतना रिस्क करूंगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आई थिंक ये प्रॉब्लम तो नहीं है, ये डिसिप्लिन आप धीरे धीरे जब करोगे ना, ओवर टाइम इसको आप वो कर सकते हो, लाइक ओवरकम कर सकते हो। ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ड्रॉ डाउन का वो होना। और आपको क्या लगता है कि जो प्रॉप ट्रेडिंग है या फिर नॉर्मल ट्रेडिंग है, इसको कोई अपना फुल टाइम करियर में कन्वर्ट कर सकता है या फिर ये सिर्फ एक साइड हसल के लिए ही ठीक है? एब्सोल्युटली कर सकता है। मैं जहाँ से आता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ भाई, आप लोग भी कर सकते हो। बिकॉज ट्रेडिंग इज समथिंग जो बहुत ही रिवॉर्डिंग है, खासकर डे ट्रेडिंग, और वो भी जब आप फॉरेक्स में कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पे कैपिटल का इशू नहीं है, आपको जितना आप कैपिटल चाहते हो उतना ले सकते हो, कोई बोलने वाला नहीं है। बस मेन इशू क्या है आपका स्किल्स का। अगर आप में अंदर वो स्किल्स है, पोटेंशियल है, तो यू कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स। आई नो पीपल जिनकी 2-2, 3-3 मिलियन फंडिंग है, एक्टिव फंडिंग, और वो इंस्टाग्राम ट्विटर पे भी एक्टिव नहीं है। मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, तो उन्होंने पूरी करियर बना रखी है। जैसे मैंने जो यूज़ किया, मैंने पे आउट लिया प्रॉप फर्म का यूज़ करके, उसके बाद मैंने साइड बिजनेस बनाया उस प्रॉप फर्म के पे आउट से। तो अब मेरे पास प्रॉप फर्म भी है काम, मतलब ट्रेड करने के लिए। नाउ आई हैव बिजनेस टू रन, और उससे मेरे को प्रॉफिट होता है। तो मैंने इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। अगर कंप्लीटली डिपेंडेंट रहोगे तो आपको पता ही है, ट्रेडिंग इज समथिंग जहाँ पे इनकम फिक्स नहीं होती। वन ऑफ द ऐसा ये इंडस्ट्री है जहाँ पे फिक्स कुछ नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। आप मंथली फिक्स नहीं कर सकते कि मैं $5,000 ही निकालूंगा, 5% ही निकालूंगा। आप 2% में निकाल सकते हो, किसी किसी महीने में ड्रॉडाउन पे भी जाओगे। तो बेटर ये है कि आप डाइवर्सिफाई करो अपने इनकम सोर्स को, ज़्यादा बेटर है। और मार्केट में जैसे कि जहाँ पर भी पैसे की बात आती है वहाँ पे आई थिंक स्कैम वर्ड साथ में ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे वेज है या फिर क्या ऐसे रेड फ्लैग्स है जिनको आइडेंटिफाई करके लोग एक फेक प्रॉप फर्म से बच सकते हैं? सबसे नंबर 1 जो चीज़ मुझे लगता है, जो कोई भी प्रॉप फर्म जो बहुत ही हैवी डिस्काउंट दे रही है आपको, 90%, 80%, 50% डिस्काउंट, उसको सबसे पहले आप बचो। क्योंकि मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। दूसरी चीज़, वो बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर्स निकालते हैं, उनसे बचो। बिकॉज
कोई भी प्रॉप फर्म का मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो सेल्स से आता है, जो हम फेल चैलेंज सेल्स करते हैं, मतलब फेल करते चैलेंज, उसका जो रेवेन्यू उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है। अगर कंपनी के पास वही पैसा नहीं होगा, मतलब जहाँ से उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, अगर कंपनी वही कलेक्ट नहीं करेगी तो आपको बड़े बड़े पे आउट्स के बदले में पैसे कैसे देगी? तो ऑब्वियसली उनके पास पैसा नहीं होगा, तो आपका पे आउट रिजेक्ट ही करेंगे या डिनाई करेंगे XYZ रूल लगा के। सो बेटर है, रेड फ्लैग यही है कि आप जो ज़्यादा हैवी डिस्काउंट देते हैं उनसे बचो। और कोई भी परफॉर्म का, आई थिंक देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड परफॉर्म मैच, उस पर जाके आप चेक कर सकते हो कोई परफॉर्म का डिटेल क्या है, नया है, पुराना है, क्या प्लान है, वो चेक कर सकते हो। तो अब इस अगला क्वेश्चन प्रॉप फर्म मैच के ऊपर ही रखते हैं। ऐसे और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, तो क्या इस पे जो सारी प्रॉप फर्म्स लिस्टेड होती है वो सारी लेजिट होती है या फिर ये भी सिर्फ एक एफिलिएट कमाने का ही तरीका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सो देखो, कोई भी प्रॉप फर्म लिजिट है नहीं, ये सिर्फ ओवर टाइम आप मतलब मार्केट में कितने टाइम से उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है। आज FTMO है, एक टाइम पे माई फॉरेक्स फंड बहुत अच्छा नाम रखता था, वही बंद हो गया, तो आप कैसे पता लगाओगे कोई लिजिट है कि नहीं? बस आप देखोगे आपका एक्सपीरियंस स्मूथ है कि नहीं। और रही बात परफॉर्म मैच जैसी वेबसाइट्स का, तो आई थिंक जो मुझे पता है, परफॉर्म मैच एक सर्टन सेल्स गारंटी करता है कि आप अगर नए परफॉर्म हो, आई थिंक आपने 100 के सेल्स जब तक नहीं करे, आप उसके वेबसाइट पर लिस्ट नहीं हो सकते। तो अगर कोई सेडी परफॉर्म होता है तो उनका आई थिंक 100 के थोड़ा सेल्स होना थोड़ा मुश्किल है, तो वो वैसे ही बच जाते हैं। और आई थिंक उसके बाद भी वो एडिशनल फीस लेते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, जिसकी वजह से वो खुद भी वेरीफाई करते हैं, उनकी बैकएंड की टीम होती है, देखती है परफॉर्म लिजिट है नहीं है, वो लिस्ट करने से पहले। तो थोड़ा बहुत आपको कन्वीनियंस मिल सकता है, बट कंप्लीटली तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो आज परफॉर्म है कल हो सकता है 2 साल बाद ना रहे, क्योंकि इतना अनसर्टन मार्केट है ये। और आपकी खुद की अगर ट्रेडिंग स्टाइल की थोड़ी बहुत बात करें तो आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना प्रेफर करते So हो? basically I have 2 strategies. One I use on 4H टाइम फ्रेम, जहाँ पे सिंपली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ मैं, एंड दूसरा 15 मिनट स्ट्रैटेजी, जहाँ पे मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ। सो 2 सिंपल स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ, और ये दोनों बहुत लाइक वाइडली यूज स्ट्रैटेजी है। फिबोनाची स्ट्रैटेजी आपने सुना ही होगा, तो वो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा स्ट्रैटेजी और आपके सेटअप के ऊपर ही है। आपका कोई ऐसा सेटअप है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे? मेरा सेटअप बहुत सिंपल है। अगर आपको, ऑल्दो आई हैव मेड वीडियो रिगार्डिंग इट, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। मेरा सेटअप ये है कि कभी भी प्राइस जो 4H के लेवल पे आता है, की एरियाज पे, लाइक वो डिमांड हो सकता है या फिर वैल्यू गैप हो सकता है, वहाँ पे मैं जाने के बाद 15 मिनट में चेक करता हूँ क्या मार्केट नया ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है। लेट सपोज अगर 4H के टाइम फ्रेम में अगर वो सपोर्ट पे आया है या डिमांड पे आया है, तो नाउ आई विल गो टू 15 मिनट एंड चेक क्या उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कॉज किया है या न्यू हायर हाई क्रिएट किया है। उसके बाद स्विंग लो और हाई पे मैं फिबोनाची खींचता हूँ। फिबोनाची में जो 70 या 75% का एरिया होता है, वहाँ पे मैं अपनी एंट्री प्लान करता हूँ। स्विंग लो के नीचे मेरा SL होता है एंड स्विंग हाई के ऊपर मेरा TP होता है। सिंपल। और पर्सनली आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में जो मार्केट की सारी नॉइस होती है या जो हमारे ट्विटर पे न्यूज़ चलती है, टेलीग्राम पे जो सब चलता है, वो सब कैसे फिल्टर आउट करते हो? देखो, मार्केट में नॉइज एक तो बहुत ज़्यादा है, खासकर इंडियन स्पेस में, बिकॉज हर दूसरा बंदा क्लेम कर रहा है कि प्रॉफिटेबल है, और देर इज नो वे, स्पेशली इन प्रॉप फर्म्स, कि आप उनको वेरीफाई कर सकते हो, बिकॉज पीपल शो यू पे आउट्स ओनली, लेकिन उस पे आउट्स को लेने के लिए कितना आपने चैलेंज फेल किया वो कोई नहीं दिखाता। तो आपका एक्चुअल ROI कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं $10,000 का पे आउट लिया, लेकिन मैंने $11,000 का चैलेंज खरीद रखा है, तो मैं तो एक तरीके से माइनस में ही हूँ ना। लेकिन लोगों को मैं क्या दिखाऊंगा कि मैं 10,000 का पे आउट लिया हूँ। तो एक तो वो चीज़ है, वो आपको देखनी पड़ेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और नॉइस तो हर जगह, आई थिंक मैं इसमें कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो मैं जानता हूँ जिनको जो ऐसी चीज़ें करते हैं, बट बेटर है कि उनके ऊपर ना ही कमेंट करा जाए, बस इग्नोर करो आप। और वैसे जो हमारी रियल टाइम मार्केट्स होती है, जो हम अपनी रियल कैपिटल से ट्रेड करते हैं, और जैसे प्रॉप फंडिंग जो हमें मिलती है किसी भी प्रॉप फर्म से, उसमें ट्रेड करने में और अपनी खुद की कैपिटल में ट्रेड करने पे क्या ऐसा मेजर डिफरेंस आता है? सो मेजर डिफरेंस ये है कि आप अपने जब कैपिटल पे ट्रेड कर रहे होते हो तो आपके पास ज़्यादा फ्रीडम होता है, राइट? आपके पास फ्रीडम होता है, आप न्यूज़ ट्रेड कर सकते हो बिना रूल के। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप जब प्रॉप पे ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अच्छे इसलिए हैं क्योंकि इसके वजह से आप इन अ वे एज अ ट्रेडर इंप्रूव करते हो अपने आप को। जब कोई पीछे नहीं होता ना, तो आप कुछ भी कर रहे होते हो। लेट सपोज अगर मेरी बात करो, अगर मेरे पीछे 10 लोग देख रहे होंगे ना कि मैं कैसा ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं चांसेस है कि मैं अच्छा ट्रेड करूँ। अगर कोई भी नहीं देख रहा ना, तो मैं रेकलेसली ऐसे कोई भी रैंडम सेटअप भी ट्रेड कर लूँगा। तो वो चीज़ है कि प्रॉप फर्म के रूल इन अ वे डिजाइंड है कि आपको हेल्प करते हैं एक अच्छा बेटर ट्रेडर बनाने में, प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने में। ऑन दी अदर हैंड, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो अच्छे खासे, तो अगर आप प्रॉप मतलब पर्सनल कैपिटल पे भी ट्रेड करते हो तो इशू नहीं होगा, आप अच्छा खासा पे आउट वहाँ से भी निकाल सकते हो। और आजकल रिसेंटली AI जो हमारे बॉट्स हैं, या फिर मान लो कॉपी ट्रेडिंग का भी ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल के आ रहा है, तो ये क्या ट्रेडर्स की मैनुअल ट्रेडिंग जर्नी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा?
सो बेसिकली मुझे जो लगता है, देखो आने वाले टाइम आपको पता है सब क्वांट का है, बेसिकली क्वांट में इतना ज़्यादा सारे लोग जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं। बट मुझे क्या लगता है कि जो आने वाले टाइम में आप मैनुअल ट्रेडिंग बंद नहीं होगी, बस ये होगा कि जो मेरे सेटअप्स है जो मैं मैनुअली डिसाइड करता हूँ वो उसके बदले मैं कोडिंग करवा दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं XYZ स्ट्रैटेजी या पॉइंटर्स यूज करके अपनी एंट्री लेता हूँ, अब मैं क्या करूँगा आने वाले टाइम में अगर इतनी AI बढ़ जाएगा तो मैं उसको कोड करवा दूंगा कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये चेकलिस्ट है मेरा, अगर ये वेरीफाई होता है तो आप तू ट्रेड ले ले। सो वहाँ पे बिना मेरे आए वो बंदा मेरे स्ट्रैटेजी पे एग्जीक्यूट करेगा ट्रेड। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, AI का यूज़ करके अपनी स्ट्रैटेजी को कोड करवा दिया बस। आई थिंक ये होगा मेजरली। और आप अपनी पर्सनल ट्रेडिंग की जर्नी में फॉरेक्स पे ज़्यादा फोकस करते हो या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग पे? मैं क्रिप्टो का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मैं क्रिप्टो यूज़ करता हूँ, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता हूँ, एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं करता। मेरा एक्टिवली ट्रेडिंग फॉरेक्स में ही होता है। ओके और जैसे थोड़ी क्रिप्टो की अगर बात करें तो आजकल बुल रन मार्केट में चल रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या आप बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड की तरह देखते हो या फिर व्हाट डू यू थिंक इट इज़ जस्ट अनदर स्पेक्युलेटिव एसेट? देखो मैं आपको बताऊँ, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ना वो बिटकॉइन से हुई थी। तो मैं बिटकॉइन को बहुत पहले से देख रहा हूँ, लाइक अभी 100K चल रहा है इससे बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है जो उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है ना क्रिप्टो करेंसीज का, वो सिर्फ बिटकॉइन में ही है। बिकॉज अदर जितने भी करेंसीज है वो एक तरीके से आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, सर्कुलेटिंग सप्लाई अनलिमिटेड है। बट जो एक्चुअल में डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, वो मैं उसको ही मानता हूँ, बिटकॉइन को। और आई सी कि धीरे धीरे जैसे जिस तरीके से उसका अडॉप्शन बढ़ रहा है, जैसे आप देखते हो ट्रम्प बहुत बात करता है इसके ऊपर, या जितने बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स हैं वो अब अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को ऐड कर रहे हैं, ETF आ रहा है। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे गोल्ड की तरफ, ये डिजिटल गोल्ड आप बोल सकते हो इसको, बहुत ज़्यादा एडॉप्शन बढ़ गया। जब मैंने स्टार्ट किया उस समय उतना नहीं था, 5 साल पहले। अभी तो बहुत ज़्यादा क्रिप्टो, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो। और खासकर जब बुल रन होता है तो हर बंदा दूसरा बंदा लाइक सिग्नल देता है क्रिप्टो का, बट जब बेयर रन आता तो कोई दिखाई नहीं देता। और रिसेंटली जैसे अभी बाइनेंस जैसा, हमारा बाइनेंस इंडिया में रिसेंटली बैन हुआ है और अभी हमारा रिसेंटली एक्सनेस भी इंडिया में बैन हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट से आउट करने के लिए की जा रही है? सो मैं आपको बताता हूँ, देखो बैन इज समथिंग जो टेम्पररी बेसिस पे हुआ था बाइनेंस पे और एक्सएनएस पे। एक्सएनएस ने खुद से ही पर्सनली आके, बैन तो बहुत टाइम से है बट आपको पता है इंडिया में एक ग्रे एरिया है, फॉरेक्स इज अ ग्रे एरिया, तो वो ग्रे एरिया का यूज़ करके बहुत टाइम से ऑपरेशन कर रहा था। और अभी उन्होंने खुद से ही नए जो क्लाइंट लेना उन्होंने बंद कर दिया। जो प्रीवियस क्लाइंट है वो अभी भी सर्विस यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। और रही ऑन दी अदर हैंड बाइनेंस की, तो आई थिंक कुछ टाइम तक वो बैन हुआ था, फिर आई थिंक उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर ली हमारे इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जहाँ पे वो हमारे डेटा शेयर करेंगे। तो आई थिंक वापस से वो लोग आ गए हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, वो मैं भूल गया इसमें। कि जो बाइनेंस और एक्सनेस का जो बैन हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये जो है वो रिटेलर्स को मार्केट से आउट करने के लिए, या फिर जो लोगों का इंटरेस्ट हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट से हटके क्रिप्टो और फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको थोड़ा सा डेविएट करने के लिए? मुझे लगता है देखो जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है वो इस तरीके से डिज़ाइन ही है, धीरे धीरे जिस तरीके से बढ़ रहा है कि वो ऑटोमेटिक, वो ना भी हो ना तो ही बंदा छोड़ के जाए। पहले इतना लेवरेज मिलता था, अब वहाँ पे लेवरेज नहीं है। आप मार्जिन यूज़ कर सकते थे, अब मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते। आप इतने सारे टाइप के टैक्सेस लगा दिए हैं, ये टैक्स वो टैक्स, तो बंदा जहाँ ईजी मिलेगा वहाँ जाएगा। अब अगर आप बात करो लॉकडाउन के आसपास की, जितने भी क्रिएटर्स मैं लॉकडाउन के आसपास में देख रहा हूँ वो सारे अब फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, सारे प्रोफर्म पे आ गए हैं। जब हम लोग प्रोफर्म का कंटेंट बनाते थे तो ये लोग इंडियन मार्केट को प्रमोट करते थे, बट अब टाइम ऐसा आ गया कि उल्टा हो गया। अब ये लोग ज़्यादा प्रोफर्म का कंटेंट बना रहे हो क्योंकि वो ईजी है। आप यू एज अ ट्रेडर, आपके पास भी ज़्यादा ROI निकालने का मौका प्रॉप ट्रेडिंग में ही है। आप जो पैसा, भाई लेट सपोज आप 2 लाख रुपए लगा के 50,000 रुपये कमा रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है क्योंकि मार्जिन नहीं है। वही सेम काम आप इस वाले मार्केट में आके, फॉरेक्स मार्केट में आके सस्ते में कर सकते हो। रिटर्न आपको ज़्यादा ही मिलना है अगर आप अच्छा प्रॉफिटेबल हो तो। और अगर आप लॉस में क्यों हो तो आप नो मैटर इंडियन मार्केट में काम करो, फॉरेक्स मार्केट में काम करो, लॉस ही होना है। और जैसा आपने बोला फॉरेक्स एक ग्रे जोन में है इंडिया में, हमारी रेगुलेटेड नहीं है, तो आपको क्या लगता है इंडिया में रह के अगर किसी को अपनी फॉरेक्स की जर्नी स्टार्ट करनी है तो किस तरीके से वो अपनी फॉरेक्स की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन लीगलाइज्ड वे? सो देखो मैं आपको बताता हूँ, जो रूल जो है, जो एक्ट है, जो उसकी वजह से हम ये बोलते हैं ग्रे या नहीं है, जिसकी वजह से हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो है फेमा एक्ट, फॉरेन एक्ट मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसके तहत यह है कि आप किसी भी फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट पे डायरेक्ट आप अपना डिपॉजिट विड्रॉल नहीं कर सकते। कोई भी जो फॉरेन का एक्सचेंज है, यानी जिसको हम फॉरेक्स ब्रोकर बोलते हैं, उस पर आप डायरेक्ट विड्रॉल डिपॉजिट नहीं कर सकते, वो आपके अकाउंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो ग्रे एरिया है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम P2P नेटवर्क का यूज़ करते हैं। जो मैक्सिमम जो ब्रोकर्स है दे यूज़ P2P नेटवर्क। यहाँ पे आपने डिपॉजिट कराया इंडिया में ही XYZ पर्सन को, बट वो पैसा आपके ब्रोकर अकाउंट में शो हो जाएगा।
तो दिस इज़ हाउ आप लीगल वे में रह के भी बिना कोई रेगुलेशन में आए भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो यूजिंग P2P नेटवर्क विच इज़ वेरी फेमस इन इंडिया। इट इज़ वेरी फेमस, बट P2P के साथ लोगों के बहुत ज़्यादा लोगों को एक ऐसे कह सकते हैं P2P के नाम पे बहुत ज़्यादा हुआ है मार्केट में कि P2P करने पे आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, रेट पड़ जाएगी, हो जाएगा। तो ऐसा क्या सही में है? देखो मैं बताता हूँ, ये जो आपने बोला बिल्कुल सही है, बट कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ से शेयर करूँगा जो एक्सपीरियंस है मेरे, उससे आप बच सकते हो इससे। सबसे पहले जो भी आप अपना वेंडर पकड़ते हो जिससे आप अपना USDT की बाइंग एंड सेलिंग करते हो उसको फिक्स करो। अगर आपको फिक्स नहीं है, जब बार बार अलग अलग बंदे के अकाउंट से आपके यहाँ पैसा आएगा तो बैंक को फ्लैग जाता है कि भाई ये बंदा कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा है जो इससे पहले कभी नहीं किया उसने। लेट सपोज मैं 5 साल से अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए मेंटेन कर रहा हूँ, अब मैं 10 लाख मेंटेन करने लगूंगा तो बैंक क्वेश्चन करेगी ना कि भाई ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ है। बैंक स्क्रूटनाइज करेगा क्योंकि टाइम टू टाइम इनको अभी आगे रिपोर्ट देना होता है। सबसे पहले वो चीज़ आप फिक्स करो। फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने बैंक को जाओ और अकाउंट अपग्रेड करवाओ। यूजुअली मैक्सिमम लोग सेविंग अकाउंट में या स्टूडेंट अकाउंट में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, उसमें उसका प्रॉफिट लेते हैं। जब आप अपना अकाउंट अपग्रेड कराते हो एक सर्टेन अमाउंट जिसमें होता देना पड़ता है तो उसमें इशू नहीं आता। दूसरा चीज़, तीसरा चीज़, आप स्कैम से बचने के लिए क्या कर सकते हो, देर आर वेरी फ्यू वेरीफाइड ग्रुप्स। बहुत सारे तो स्कैम है, बट कुछ जो अच्छा काम करें उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। बट अभी इंडिया में कोई भी हमारे पास ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई फिक्स रूट नहीं है जहाँ से हम USDT की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो ऑब्वियसली आपको टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है, कुछ फिक्स नहीं है। और ये तो हमारी फॉरेक्स की बात हो गई, बट क्रिप्टो में भी आजकल कह रहे हैं कि बहुत जल्दी रेगुलेशन कुछ ना कुछ आ सकती है। तो इससे हमारे इंडियन जो सिस्टम है, इंडियन जो गवर्नमेंट, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। हम ना हर चीज़ एडॉप्शन में पीछे रह जाते हैं। एक टाइम पे जब मशीनरी आई थी तो हमने बहुत लेट अडेप्ट किया, जब इंटरनेट आया था तो बहुत लेट अडेप्ट किया। अभी देखो क्रिप्टो एंड ये सब चीज़ अभी भी हम मुझे लग रहा है लेट ही हैं। वैसे देखा जाए तो जो हमारे इंडियन टैलेंट है, जैसे अगर आप पॉलीगॉन की बात करो, जो संदीप है जो उसके फाउंडर है, कि ही इज़ फ्रॉम इंडिया राइट, बट इस तरीके से हमारा सिस्टम है कि उनको सपोर्ट नहीं करे तो उनको बाहर जाके चीज़ें करनी पड़ रही है। और दूसरी बात, इंडिया में हर ऐसा जो हमारी निर्मला ताई है उनको ऐसा लगता है कि बस टैक्स लगा दो, बट हम रेगुलेट नहीं करेंगे बट टैक्स लगाएंगे, पैसा लेंगे। और 30% यार गैम्बलिंग वाले कैटेगरी में है क्रिप्टो, और इससे निकालो तभी कुछ अच्छा बेनिफिट होगा। और मुझे ऐसा लगता है उनको फियर भी है क्योंकि जिस दिन ये क्रिप्टो को रेगुलेट कर देंगे ना तो आई डोंट थिंक कि इंडियन मार्केट में वॉल्यूम बचेगा। क्योंकि आपको ही पता है एज अ ट्रेडर आप वही मार्केट प्रेफर करोगे जहाँ पे फ्रीडम ज़्यादा मिलती है। क्योंकि अभी एक ही चीज़ वहाँ पे है कि यहाँ पे आपको इंडियन मार्केट में गारंटी है, रेगुलेटेड है। जब आप क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट हो जाएगा तो डिफरेंस क्या बचा? एक ही चीज़ आप दे रहे थे यहाँ पे एडिशनल इंडियन मार्केट में कि गारंटी दे रहे थे, वहाँ पे अगर रेगुलेट होने के बाद गारंटी मिल जाएगी तो मैं तो शिफ्ट करूँगा ना, क्योंकि मेरे को वहाँ ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है, वहाँ ज़्यादा मैं ROI निकाल सकता हूँ। तो मुझे लगता है ये भी एक थोड़ा इनको डर है कि भाई इंडियन मार्केट से बंदे चले जाएंगे। ऑल तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया वॉल्यूम। यस, ये जो रिसेंट वॉल्यूम का शिफ्ट हुआ है ये मेजरली आई थिंक जो इन्होंने इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिसेंटली निकाले। आपको पता उन्होंने शायद बयान भी दिया था कि मिडिल क्लास को थोड़ा डिफाइन किया था ना उन्होंने, तो वो आई थिंक वो उसके वजह से भी हुआ होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट रूल थोड़े फेवरेबल नहीं है इंडियन मार्केट के। और अभी हमने फॉरेक्स क्रिप्टो के टैक्सेशन की तो बात करी, बट लेट्स से अगर हम एक प्रॉप ट्रेडर है और मान लो कि हमें कहीं से $1000 का पे आउट आया, तो अब उस पर किस हिसाब से टैक्सेशन होगी? देखो अब डिपेंड करता है यहाँ पे आप कैसे शो करते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर आर वेज जहाँ पे आप उसको एज ए बिजनेस इनकम दिखा सकते हो, और देयर आर वेज जहाँ पे उसको अगर आपने क्रिप्टो करेंसी इनकम दिखाई तो क्रिप्टो का टैक्स तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके एडिशनल आपको टैक्स देने पड़ेंगे। बट अगर आप बिजनेस इनकम दिखाते हो उसको कैश में कन्वर्ट करा के या कैसे भी, देयर आर सो मेनी वेज, मैं उसमें डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आपको प्रोफेशनल ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। बट देयर आर वेज जहाँ पे उसको कैश में कन्वर्ट कराने के बाद आप उसको बिजनेस इनकम दिखा सकते हो और उस पर 18% के आसपास टैक्स लगता है, या जो भी स्लैब में आप अंडर करोगे उसके अंडर आप टैक्स दे सकते हो। बट क्रिप्टो में दिखाओगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। बट आई थिंक $1000 का पे आउट है तो उतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। 17 लाख तक तो वैसे ही माफ, 7 लाख है 17 लाख है 7 लाख तक तो वैसे ही माफ है, तो कोई पंगा नहीं है। और क्रिप्टो में जो लोग ट्रेड करते हैं आजकल, लोगों में मतलब हमेशा से ही क्रिप्टो रिलेटेड चीज़ों में लोगों में एक थोड़ा सा डर रहता है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होने का डर है, ये सब का डर है, तो इस सब से कैसे बच सकते हैं? तो क्रिप्टो में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो देर आर वेज जहाँ पे कुछ एक्सचेंजेस हैं, ऑल दो रिस्की है बट वो लोग हमारे इंडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। सो दे आर नॉट अबाइड बाई लॉ, मतलब इंडियन लॉ। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो अपना आपका जो डेटा है वो शेयर नहीं करेंगे इंडियन गवर्नमेंट को। देर आर वेज, जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। बट नए हो तो कॉम्प्लिकेट होगा, बट आप
बहुत सारे एक्सचेंजेस है, आई थिंक बिंगेक्स है, मैं नाम लेना, आई थिंक नाम लेना चाहिए आपके हिसाब से, नहीं लेना चाहिए। सो देयर आर अदर एप्लीकेशन जो बिना KYC के भी आपको ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी देते हो, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और जैसे कि अभी हमने टैक्सेशन की बात करी कि इंडिया में रूल जो है वो फेवर में नहीं है थोड़े से ट्रेडर्स के, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न मोस्ट ऑफ द पीपल आर शिफ्टिंग टू दुबई। एब्सोल्युटली। और हाँ, क्वेश्चन क्या है वो तो बताओ। क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से आपके इस पे क्या व्यूज़ है, और दूसरी चीज़ कि एक ट्रेडर कब दुबई शिफ्ट होने की प्लान कर सकता है? सो दुबई समथिंग जो हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ऐसे उसको ग्लोरियस कर रखा है भाई। दुबई जाओगे तभी आपके ऊपर ठप्पा लगता है कि आप प्रॉफिटेबल हो या ट्रेडर है। बट मैं यार दुबई 30 दिन रह के आया था, जब मैं गया था मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर मैं इंडिया में रहते रहते अपने प्रॉफिट्स को रियलाइज़ कर सकता हूँ, मैं अपने प्रॉफिट्स को इंडियन मार्केट से इंडियन रुपीज़ में निकाल सकता हूँ, तो मुझे दुबई जाने की क्या ज़रूरत है। मैं इतना सारा मैं आपके सामने इतना सारा प्रॉफिट लेके मैं दुबई नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ। यानी देयर आर वेज आप इंडिया में रह के भी सारा प्रॉफिट रियलाइज़ कर सकते हो। बट अब यहाँ पे आपको दुबई का इसलिए ड्रीम दिया जाता है, तो अगर वो ड्रीम नहीं देंगे, जो क्रिएटर्स आपको ड्रीम देते हैं वो ड्रीम नहीं देंगे, तो आप उनके कैसे कोर्स या सिग्नल्स कैसे बाय करोगे? लग्जरी लाइफ जो दिखाना चाहते हैं वो कैसे दिखा पाएंगे? तो ऐसा उन्होंने बना रखा है कि जो दुबई जाएगा वही प्रॉफिटेबल है, या दुबई जाने से ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर को जाना ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप इंडिया में हो तो इंडिया में भी बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप इंडिया में रह के पैसा अपना यूज़ कर सकते हो, चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो लोग मेरे से भी इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि इंडिया में रह के हम जैसे नॉन INR फॉरेक्स पेयर्स पे ट्रेड कर सकते हैं, इस पे जो आपने फेमा रूल्स के बारे में अभी बात करी, इस पे क्या आपका व्यू है? सो देखो, मैं जो पेयर्स जो हमारा RBI अलाउ करता है या जो सेबी अलाउ करता है, कोई भी पेयर उसके स्लैश में INR हो, जैसे USD INR आई कैन ट्रेड, JP INR आई कैन ट्रेड। प्रॉब्लम यह है कि उसमें वॉल्यूम नहीं है, उसमें ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते। तो रीज़न है कि जहाँ पे वॉल्यूम नहीं मिलेगा आपको अच्छे रेट्स नहीं मिलेंगे। आप यहाँ पे ट्रेड लगाओगे, आपका स्लीपेज की वजह से ट्रेड ऊपर लगेगा, तो वो एक तरह का इनडायरेक्ट लॉस है। सो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं ऐसे पेयर्स पे ट्रेड करना जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है, जैसे यूरो USD, USD JPY, USD CAD, देयर ऑड USD। सो ये रीज़न है कि INR पेयर में वॉल्यूम ना होने की वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज पे जाना पड़ता है। अगर इंडियन मार्केट वाले जो ब्रोकर्स हैं, अगर वो हमें ये सेम फैसिलिटी यहाँ पे दे दो, हम क्यों जाएंगे? अगर हमें सेम वॉल्यूम यहाँ प्रोवाइड कर दो, हम क्यों जाएंगे? एज ए ट्रेडर मेरे को सिंपल है कि मेरे को इंस्टेंट एग्जीक्यूशन चाहिए, मेरे को डिले ना हो, मेरे को स्लीपेज ना लगे, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो USD JPY में हो, चाहे USD INR हो, मेरे को तो मतलब नहीं उससे, मेरे को प्रॉफिट से मतलब है, बस सिंपल। और जैसे हमारी इंडियन मार्केट में तो लोग 5-10 हज़ार कैपिटल लेके भी कूद पड़ते थे ज़ीरो हीरो करने के लिए। सो देखो, मुझे लगता है इसका बूम बहुत बड़ा क्रेडिट हर्षद मेहता स्कैम जो 1992 या क्या है, जो भी 1998 उससे आया था, जहाँ पे हर बंदा जब मैंने स्टार्ट किया तो जब वो सीरीज़ आया ना, तो हर दूसरे बंदे को देख रहा हूँ मार्केट में इसके रिस्क है, तो इसकी जो भी ऐसे वायरल थे उसके वजह से भी काफ़ी लोग ऑप्शंस मार्केट में घुसे, डेरिवेटिव मार्केट में घुसे। बिकॉज कैश मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा इक्विटी देनी पड़ता है। जैसे अगर आप मुझे शेयर खरीदना है तो मुझे पूरा पैसा देना पड़ेगा, बट ऑन दी अदर हैंड डेरिवेटिव मार्केट में मुझे छोटा सा पैसा लेके मैं पूरे शेयर का मालिक बन सकता हूँ एक टेक्निकली एक थोड़े से समय के लिए। तो लोग उसमें ज़्यादा स्पेकुलेट करने लगे कि भाई चलो अभी 1000 रुपये का शेयर ऑप्शंस बाय करता हूँ और मेरा 2000, 3000, 4000 बन जाएगा एक दिन में। और कभी कभी क्या होता है ना, बाय लक आपका सिस्टम काम कर जाता है। कभी कभी आप 1000 से 10,000 बना लेते हो, लेकिन वो जो एक बार का बाय लक सिस्टम इतना आपका दिमाग ख़राब करता है कि 10 बार लॉस भी हो जाएंगे ना उसकी वजह से, तब भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे मैंने गलत चीज़ करी है। तो वो चीज़ है उस समय। आई थिंक इसमें अच्छा खासा हाथ इन्फ्लुएंसर्स का भी है कि वो लोग जिस तरीके से इस वर्ल्ड को उन्होंने जिस तरीके से दिखाया, तो सबको लगता है कि नहीं, सब बंदों को ट्रेडिंग में आना चाहिए, वो वाला चीज़ भी हुआ है। बट ये जो फिन इन्फ्लुएंसर्स है ये अभी भी इसी बात पे टिके हुए हैं कि आप 5-10 हज़ार से भी क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो, टेक्निकली आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको 2 से 3 साल का एक अच्छा खासा मेहनत चाहिए, जो आपकी स्किल्स को साफ करने में हेल्प होगी। अगर आप आज ही डे 1 पे आप 5000 एंट्री करके आते हो मार्केट में, तो आई थिंक 4-5 दिन में वो 5000 चला जाएगा, आपका सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आप सिग्नल भी कॉपी करते हो ना, तो सिग्नल कॉपी करने के लिए भी स्किल चाहिए। वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बंदा कब एग्जिट कर रहा है, कब हाफ उसने बुक किया पोजीशन, वो नहीं बताएगा आपको, क्योंकि एट द एंड वो उसका फिर कोर्स कौन लेगा। तो वो मिस्टेक आप करोगे तो कॉपी भी नहीं कर सकते। 4-5 दिन में एक्सपेरिमेंट करके वो 5000 चले ही जाना है। बट अगर आप वही 2-3 महीना लगा के अच्छे से रिसर्च करके अच्छा खासा टाइम दे के आते हो, तो आप 5000 में आई थिंक प्रॉप ट्रेडिंग में आप आओ, वहाँ पे आपको बहुत छोटे से कैपिटल की, मतलब बहुत छोटा सा फीस देके आप बहुत बड़ा कैपिटल ले सकते हो। एंड अगर आपके अंदर स्किल है तो आप अच्छा खासा पे आउट निकाल सकते हो। 5000 में आई थिंक $10,000 का अकाउंट तो मिल ही जाता है अच्छे प्रॉफिट में।
यस। और जैसे कि हमारे क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेवरेज हमें अप टू 500x भी कई कई एक्सचेंजेस देते हैं, तो आपका क्या कहना है कि एक ट्रेडर को, एक बिगनर को किस हिसाब से लेवरेज का सही यूज़ करना चाहिए? सो देखो, लेवरेज इज समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, क्योंकि इंडियन मार्केट वाले के पास लेवरेज नहीं है, फॉरेक्स और क्रिप्टो वालों के पास है, तो वो लोग वैसे ही देखते हैं। फॉर लेवरेज तो आई थिंक बहुत सारे ब्रोकर 1:2000 तक भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ जो अच्छे ब्रोकर्स हैं आई थिंक 1:300, 1:100 के आसपास रहते हैं। बट एक अच्छा अप्रोच होगा कि आप लेवरेज को डिसाइड मत करो, लेवरेज 1:30 भी सही है, बिकॉज हम जो प्रॉप फर्म पे ट्रेड करते हैं, जो हमारे पास कैपिटल है, उसमें 1:10 का लेवरेज है, 1:30 का लेवरेज है। बट आप ये देखो कि आप कितने लॉट खोलना चाहते हो, वो मैटर करता है, बिकॉज आपका जो लॉस होगा वो लेवरेज की वजह से नहीं होगा, आपने कितना लॉट खोला है उसके वजह से आपका जो प्रॉफिट एंड P&L रिफ्लेक्ट होगा। लेवरेज से कोई मैटर नहीं होता। लेवरेज से क्या होता है कि आप मैक्सिमम पोजीशन खोल सकते हो, बट आपका जब पोजीशन 2 खोल के ही पूरा DD हिट हो जा रहा है, तो आप 100 खोल के क्या करोगे? तो ये चीज़ है, आप हमेशा लॉट साइज पे फोकस करो, स्टॉप लॉस के हिसाब से आप अपना पोजीशन डिफाइन करो, लेवरेज पे ज़्यादा ध्यान मत दो, तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और कई लोग जो है वो विन रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, इन दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है एक ट्रेडर को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपने विन रेट पे या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे? तो देखो, विन रेट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड दोनों एक ऐसी चीज़ है जो सेम होना, मतलब एक बहुत ज़्यादा इनका आपस में तालमेल है। अगर किसी बंदे का विन रेट ज़्यादा है, तो अगर वो 1:1 पे भी, यानी RR कम पे 1:1 विन रेट पे भी है या रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो भी वो प्रॉफिटेबल है। मतलब एक फॉर्मूला है कि एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे सीट दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको 10% से लेके 10% विन रेट से लेके पूरा 100% के आसपास भी, 50% के आसपास भी जाएगा, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो यहाँ पे यह है कि अगर आप 50% विन रेट है आपका, तो अगर आप 1:2 का फॉर्मूला यूज़ करते हो, तो 10 में से 5 ट्रेड आपने लूज़ किया, राइट? 5 में प्रॉफिट बनाया, लेकिन 5 में आपने 10%, 10R बनाया। अब 10R में से माइनस क्या हुआ आपका 5R, क्योंकि 5 ट्रेड आपने लॉस किए, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। तो ये कैलकुलेशन ऐसा है। और अगर आप इनिशियल डेज में आते हो, तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि आप 1:2 मिनिमम लो, बिकॉज जब आप इनिशियल डेज में आते हो तो आपका विन रेट उतना अच्छा नहीं होता है, सो आपको ज़्यादा RR वाले ट्रेड्स लेना चाहिए। बट जब आपको 2-3 साल हो गए, तो आप विन रेट आपकी ऑब्वियसली बात थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, तो आप 1:1 में भी आप निकाल सकते हो। दोनों चीज़ से ही प्रॉफिटेबल होता है, कोई एक चीज़ ऐसा नहीं है कि एक की वजह से प्रॉफिट होता है। बट मार्केट में क्या ना, देयर आर SMC ट्रेडर्स जहाँ पे 1:300 मतलब क्रेजी RR निकालते हैं, 1:30 RR निकालते हैं, जो कि सिर्फ चार्ट में दिखता है, ऑर्डर बुक में नहीं दिखता। तो अगर मान लेते हैं कि कोई बंदा जो अपनी जर्नी चालू कर रहा है, तो आप उसे ऐसी क्या टिप्स देना चाहोगे जिससे वो इन सब फॉल्स, ट्रैपी, बटरी चीज़ों में ना पड़े? सो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई, सबसे पहले जब आप आओ, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना, उसको रियल करके आओ। आप ये मत सोचो कि मैं महीने में 100% कमाऊँगा। मैं आपको बोलता हूँ कि मैं इतने साल से ट्रेड कर रहा हूँ, फिर भी मेरा जो एवरेज रिटर्न है ना मंथ का, वो 2 से 3% होता है। एक जो आइडियल चीज़ है, अगर आप 100% करके आते हो, तो ऑब्वियसली बात है आप उसकी वजह से ज़्यादा ट्रेड लोगे, आप डेली ट्रेड को ढूंढोगे, ट्रेड नहीं है फिर भी ढूंढोगे। तो सबसे पहले अपना एक्सपेक्टेशन को सही करो, लाइक 2-3% के आसपास रखो। दूसरी चीज़ ये है कि आप प्रैक्टिस करो डेमो अकाउंट्स में जितना ज़्यादा हो सकता है। ट्रेड लेने की बिल्कुल भी जल्दी मत करो, और एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग प्लान फॉलो करो। और इससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू फॉलो द प्लान, सिंपल। थोड़ा सा अब वापस से चलते हैं आपकी जर्नी की तरफ। आप इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने बताया आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपकी जर्नी में जब भी आपको कभी बड़ा लॉस हुआ है, तो आपने उससे किस तरह से डील करा है? बड़े लॉस का देखो डील मैं आपको बताता हूँ। बड़े लॉस अब नहीं होते जो इनिशियल डेज में हुए थे। जब इनिशियल डेज में मेरे को बड़े लॉस होते थे ना, तो कायदे में बताऊँ तो मेरे को पता नहीं था क्या करना है, क्योंकि अगर पता होता क्या करना है तो मेरे बड़े लॉस नहीं होते टेक्निकली। बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने एक चीज़ जो मैंने करी, जो मुझे लगता है बहुत हेल्प किया मेरी जर्नी में, कि मैं मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करता था। अगर आज मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से लॉस हुआ है, बड़ा लॉस हुआ है, तो अगली बार मैं मेक श्योर करूँगा कि वो सेम चीज़ की वजह से मेरे को लॉस ना हो। मेरा जो रीज़न है लॉस का वो दूसरा हो सकता है। तो आप जर्नलिंग करो, जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मेरे को उससे पता लगा ना कि भाई मैं कौन सा जो मिस्टेक है बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा नहीं कर रहा हूँ। तो जो रिपीट कर रहा हूँ उसको मैं एलिमिनेट करूँगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं किसकी वजह से बार बार पैसा लूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इंप्रूव कैसे करूँगा? बिकॉज इंप्रूव करने के लिए पता होना चाहिए कि काम किसके ऊपर करना है। तो दैट्स वाई जर्नलिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो और अगर आपकी जर्नी की बात करते हैं, तो आपको कोई ऐसा अपना लॉस याद है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, या फिर जिसने आपको कभी एक आपकी लाइफ में ऐसा पॉइंट आया हो कि आपको लगा हो कि यार अब शायद ये नहीं हो पाएगा?
आई थिंक एक जो लॉस है मुझे याद है, जो क्रिप्टो के उसमें हुआ था, जहाँ पे मैंने लोन लिया हुआ था, राइट, और लोन लेके पैसा मैंने डाला हुआ था अपने ब्रोकर बाइनेंस अकाउंट में, एंड उस दिन मार्केट क्रैश हो गई। और क्योंकि मैं नया था तो मेरे को पता नहीं था कि स्टॉप लॉस का किस तरीके से कितना यूज़ है। जैसे ही मेरे स्टॉप लॉस के पास प्राइस है, मैंने स्टॉप लॉस हटा दिया, मुझे लगा कि थोड़ी देर में ऊपर चला जाएगा। मेरा इनिशियल जो लॉस था वो 10,000 का था, एंड फाइनली वो पूरा अकाउंट मैंने 3 लाख रुपए उड़ाए थे, और वो 3 लाख मैंने होम क्रेडिट से लोन लिया था। सो आप सोचो कि कितना बुरा फेज़ रहा होगा। सो जब आप ऐसे चीज़ों को इनकाउंटर करते हो ना भाई, तो आपको पता नहीं होता, क्योंकि वो हाथ वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। 10,000 का लॉस 20,000 हुआ, 20,000 का लॉस 50,000 हुआ, वो जो क्लोज करने का वो ताकत है ना, वो आता ही नहीं है, क्योंकि आपको लगता है अब थोड़ी देर में ऊपर जाएगा, अब थोड़ी देर में ऊपर जाएगा, वो ऊपर नहीं जाता, वो क्रैश ही कर देता है। तो आई थिंक वो चीज़ आप देखो भाई, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ जाओ कि ये नहीं करना। और ये तो आपका लॉस हो गया, बट अभी थोड़ी प्रॉफिट की बात करते हैं कि आपका सबसे बड़ा अभी तक का प्रॉफिट कौन सा रहा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट अमाउंट बट इन टर्म्स ऑफ एसेट, कि आपने उससे कुछ खरीदा हो या फिर। सो सबसे बड़ा जो मेरा सिंगल डिजिट पे आउट आई थिंक 19,000 का है, $19,006 का। आई थिंक उस समय मैंने इंडिया में सबसे बड़ा पे आउट मारा था, अल्फा जो प्रॉफ फर्म है, 19.6K के आसपास था वो। एंड उसके बाद अगर आप एसेट्स की बात करो तो मैंने एज ए मेजर एसेट्स तो नहीं खरीदे जो बहुत ही वैल्यूबल है, बट मैंने लैंड खरीदी है। मैंने अपने पैसों को अलग अलग वे में डाइवर्ट किया है, जैसे घर बनाया है और लैंड खरीदा है, गाड़ी थोड़ी बहुत, जो मेरा जो ड्रीम कार था वो मैंने खरीदा, और आप इस तरीके से मैंने अपने खर्चों को वो किया है। क्योंकि अगर आप दिल्ली शहर में रहते हो, अभी तक मैंने जो भी 2-3 करोड़ रुपए बनाए हैं लाइक ट्रेडिंग की अगर आप बात करो, तो आप क्या ही एक फ्लैट भी नहीं ले पाओगे भाई दिल्ली में। तो रियलिटी तो ये है, इतना महंगा है। सो बेटर है कि आप जो Tier 2 सिटीज़ है, Tier 3 सिटीज़ है, उसमें जाके आप लैंड खरीदो, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है लॉन्ग टर्म में। तो आपके जो प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग एंड रेगुलर इन्वेस्टिंग, उसके अलावा आप किस तरह से अपने फंड्स को इधर उधर डाइवर्ट करके सेविंग्स करते हो? देखो, सेविंग इज समथिंग जो मैं अभी बिलीव नहीं करता यार, क्योंकि जो मेरी एज है उसमें मेरे को सेविंग क्या करूँगा मैं आप 50 साल तक जोड़ के। बट अभी मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे बिजनेस में डालूँ जहाँ से मेरे को ज़्यादा ROI आए। 50% ऑफ द अमाउंट मेरे सेफ इन्वेस्टमेंट में जाने चाहिए, 50% थोड़ा रिस्की में आना जाना चाहिए, ताकि दोनों मेरे को बैलेंस करो। सेविंग मैं प्रेफर नहीं करता सेव करना अभी के लिए, लाइक 5-10 साल तो मैं सेव नहीं करना अंटिल थोड़ा फैमिली बड़ा हो जाए, क्योंकि मैं अभी जिस एज में हूँ मैं खुद अकेला हूँ, तो मैं सारी चीज़ झेल सकता हूँ। सेविंग का उतना मैं क्या करूँगा, वो पैसा अगर मैं किसी अच्छे एसेट में लगाता हूँ तो ग्रो करेगा। सेविंग उसके लिए जो एक टाइम के बाद लाइक बैलेंस ज़िंदगी जीना चाहता है, एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता है, डेली हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, या आप बोल सकते हो वो ऊपर नीचे नहीं देखना चाहता, वो सेव करना स्टार्ट करता है कि भाई मेरे पास सेविंग है, कुछ बुरा हुआ तो मैं इसको यूज़ करूँगा। बट जब आप ऐसे फील्ड में हो, खासकर ट्रेडिंग ऐसा फील्ड में जहाँ पर हर न्यू दिन आपके लिए चैलेंज है, तो सेविंग कितना ही आप कर सकते हो, आप कितना ही कर लोगे सेविंग। सो आपको अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, यू नेवर नो कौन सा वर्कआउट कर जाए। एब्सोल्युटली, बट मोस्ट ऑफ द लोग हमारे इंडिया में जॉब ही करते हैं, एंड आई वुड से कि मोस्ट ऑफ द लोग आई थिंक 30-40-50,000 इसी के आसपास कमाते हैं। तो लेट से अगर एवरेज किसी की सैलरी इतनी है 40-50 हज़ार, तो किस तरह से वो ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकता है, एंड आउट ऑफ द 50,000 उसको कितने फंड्स कहाँ पे लगाने चाहिए? सो अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपये है, तो सबसे पहले मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप 6 महीने के लिए 1 साल के लिए SIP करो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आप एक फिक्स अमाउंट किसी भी एसेट में लगाते हो, या वो निफ्टी 50 हो सकता है, या वो डाउ जोन्स हो सकता है, मतलब कोई भी जहाँ पे आपको प्लान मिले। जो देयर आर सो मेनी ऐप्स, मुझे ऐप्स का नाम नहीं पता, बट आप उस पर जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। वो सिर्फ 6 महीने इसलिए करना है ताकि आपको ये देखना कि क्या आप इन्वेस्टमेंट के लिए बने हो। बिकॉज जो मेरे दोस्त हैं, जिनको मैंने जर्नी में देखा है, वो लोग क्या करते थे, 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, तीसरे महीने सारे पैसे निकाल के फ़ोन ले लिया। तो दिस इज़ नॉट इन्वेस्टिंग। पहले आप देखो कि आप उसके लायक हो कि नहीं, वो जो पेशेंस चाहिए उस पैसे को देखना वहाँ पे उसके लिए बने हो कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आप 6 महीने बिना कुछ हरकत करे उसको होल्ड करते हो, देन आप एंटर करो मार्केट में डे ट्रेडिंग के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए, सो दैट आपकी जो साइकोलॉजी है पहले से ट्रेन हुई होगी। उसके बाद आप प्रॉप ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें बहुत छोटा सा पैसा यूज़ करके आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। मैं ड्रीम नहीं बोल रहा, लेकिन इसको करने के लिए बहुत सारा स्किल्स चाहिए होता है, बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है। अब एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो इससे आया वो ये था कि जब हम ट्रेड करते हैं तो न्यूज़ ट्रेडिंग आजकल सभी लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बट कई लोगों को इसकी ढंग से नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना अकाउंट भी काफ़ी बारी ब्लो करते हैं। और ये भी बोला जाता है कि हर न्यूज़ को ट्रेड करने का एक अलग अलग तरीका होता है। तो मार्केट में कितने टाइप की न्यूज़ है और किसको ट्रेड करने का क्या तरीका है, इसके बारे में आप थोड़ा सा। देखो, प्रॉफ इंडस्ट्री में सबसे अच्छी चीज़ है कि न्यूज़ का पहले से पता लग जाता है आपको। देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड forexfactory.com, वहाँ पे जाके आपको सारे पेयर्स के न्यूज़ मिल जाएंगे। बट जो मेजरली फेमस न्यूज़ है, जो एक अच्छा ट्रेडर ट्रेड करता है, वो NFP है,
CPI है, FOMC है। 3 मेजर न्यूज़ आपको ट्रेड करना चाहिए, बट इन सब का तरीका अलग अलग है, वो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही पता चलेगा। मैं आपको जाके बता दूं वो जो मेरे लिए काम करता हो सकता है आपके लिए काम ना करे। सो बेटर यू गो चार्ट्स पे जाओ, आप देखोगे आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या वो न्यूज़ ट्रेड करना वैलिड है तो करो, नहीं तो मत करो। यूजुअली क्या होता है, न्यूज़ ट्रेडिंग की वजह से आपको लाइक आउट ऑफ द बॉक्स RR मिलते हैं। लाइक $1000 इन्वेस्ट करके आप $20,000 कमा सकते हो, $30,000 कमा सकते हो, लेकिन वो कभी कभी होता है, वो डेली नहीं होता, हर न्यूज़ में नहीं होगा। वो 10 में से एक बार आपका अगर लक काम कर जाए, बिकॉज न्यूज़ में कितना पंप आएगा यू नेवर नो, कोई टूल नहीं बनी उसके लिए, क्योंकि डेटा कितना इंपैक्ट करेगा यू नेवर नो। तो इट्स ऑल एक तरीके से स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग ही है। बस आप ये कंट्रोल करते हो कि आपका लॉस कितना होगा। रिवॉर्ड अनलिमिटेड होता है न्यूज़ ट्रेडिंग में, बस लॉस का पता होना चाहिए। और अब एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि बहुत सारे प्रॉप ट्रेडर्स आपकी तरह, हमारी तरह, बहुत बड़े बड़े पे आउट्स के स्क्रीनशॉट भी डालते हैं। तो क्या वो सब स्क्रीनशॉट्स असली होते हैं या फिर उसके पीछे भी कुछ? पे आउट बड़ा निकालना अब इतना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि जब एक टाइम पे इंडस्ट्री ये थी तो बड़े पे आउट्स कोई चीज़ नहीं करता था। नाउ डेज क्या हो गया, एक तो प्रॉप फर्म इतने ज़्यादा आ गए ना, और आपस में लोग हेजिंग करके, देर आर सो मैनी एब्यूजिव वेज जहाँ से आप बड़े बड़े पे आउट्स निकाल सकते हो। ऑल दो पे आउट अगर अच्छे कंपनी का तो वेरीफाइड कर सकते हो आप जाके उनके QR कोड से, और या तो कंपनी के सपोर्ट टीम से बात करके। बट बहुत सारे ऐसे प्रॉप फर्म भी हैं जो फेक सर्टिफिकेट देती है इन्फ्लुएंसर्स को, लाइव अकाउंट देती है डायरेक्टली कि आप लाइव अकाउंट पे ट्रेड करो। मैं आपको भी एक मेल दिखा सकता हूँ जो पे मेरे को ऑफर आया हुआ है कि मैं आपको लाइव अकाउंट देते हैं हम लोग, आप ट्रेड करो और X अमाउंट से ज़्यादा, मतलब एक कैपिंग है, उससे ज़्यादा आप मत निकालना, जितना आप बोलोगे उतना आपको पेमेंट मिल जाएगा वीडियो बनाने का। तो देर आर कंपनीज जो ऐसा सही प्रैक्टिस करती है कि इन्फ्लुएंसर्स को लाइव अकाउंट दे दिया डायरेक्टली, बिना लेवल 1 लेवल 2 पास करे, पे आउट सर्टिफिकेट जैसा उन्होंने बोला वैसा दे दिया। बट देर आर पीपल जो अच्छा वेरीफाई पे आउट भी रखते हैं और लिजिट चीज़ें भी हैं, दोनों चीज़ है इस मार्केट में। और फॉरेक्स में भी मैंने बहुत सुना है कि ए बुक ब्रोकर्स होते हैं, बी बुक ब्रोकर्स भी होते हैं। तो क्या ये सब सीरियसली होता है? देखो, ए बुक ब्रोकर, बी बुक ब्रोकर ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिकली ए बुक ब्रोकर वो होता है जो आपके ट्रेड, जो आपने ट्रेड लिए वो डायरेक्ट STP करके पीछे जो बैकएंड में लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं उनके उन तक पहुंचाता है, यानी आपका ऑर्डर सीधा बैंक्स तक गया। ये सिंपल ए बुक का मतलब है। बट ऑन द अदर हैंड बी बुक ब्रोकर क्या करता है, आपने जो ऑर्डर मारा MT5 में वो अपने पास रखता है, वो पीछे डालता ही नहीं है। तो जो आप लॉस कमाओगे वो पूरा उसका प्रॉफिट है। बट इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम केसेस में उनको ही पता है कि 90% ऑफ द ट्रेडर लूज देयर मनी इन 90 डेज। सो वो भी आगे क्यों भेजे, उनको लग रहा है कि ये लॉस ही कर देगा तो मेरे पास ही कर दे, मैं आगे क्यों दूँ। तो वो चीज़ है। और जो अच्छे रेगुलेटेड ब्रोकर है वो ये नहीं सोचते, दे हैव दैट टूल कि वो डायरेक्टली आपसे पैसा बना ले, वो सीधा STP करते हैं, स्ट्रेट टू प्रोसेसिंग जिसको हम बोलते हैं। वो अकाउंट्स होते हैं जिसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, वो सब ब्रोकर के पास नहीं आए थे। कुछ ही ब्रोकर होते हैं जिनके पास STP लाइसेंस होता है एंड वो आपके ट्रेड्स को ए बुक लिक्विडिटी प्रोवाइडर को भेजते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है कि आपका ट्रेड आगे गया लिक्विडिटी के पास या जो भी इंस्टीट्यूशन है तो आप ए बुक ब्रोकर, टेक्निकली यू आर ट्रेडिंग ऑन ए बुक। और अगर आपने ट्रेड लिया और सिर्फ ब्रोकर के पास रह गया, कहीं आगे नहीं गया, तो यू आर ट्रेडिंग ऑन बी बुक ब्रोकर। बट कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे इंडिया में भी हम क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, जो हमारे FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस है उन पे जो टैक्सेशन का है वो थोड़ा सा आई थिंक ज़्यादा लगता है क्रिप्टो पे, जैसा हम सबको भी पता है। तो उसके चक्कर में वो ऑल्टरनेटिव एक्सचेंजेस ढूंढते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा टैक्सेस दे के FIU एक्सचेंजेस पे ट्रेड करना ठीक है या फिर ऑल्टरनेटिव एक्सचेंजेस हम ढूंढना चाहिए? देखो, मुझे लगता है कि जब आपकी जर्नी नहीं है ना, तो आप ट्राई करो जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा एफिशिएंट हो, किफ़ायती हो, ईजी हो, सस्ता हो, क्योंकि एट द एंड यू गोना लूज़ मनी इनिशियल डेज में। तो बेटर है कि आपके मनी का ज़्यादा आप ROI निकालो, आप ऑल्टरनेट ढूंढो। बिकॉज ऐसा नहीं कि FI रजिस्टर्ड हो गया तो वो सेफ़ है, अभी ऐसा कोई रूल नहीं है। सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि अगर उनको कोई डेटा चाहिए तो हम शेयर कर सकते हैं, उनके जो लॉज हैं उनको मानेंगे। ऐसा कुछ फ्रेमवर्क बना नहीं इंडिया में जो सिक्योर करती है। क्यों? अभी लेट सपोज हम WZirX की बात करते हैं या CoinDCX की बात करते हैं, अभी उनका केस हुआ है। WZirX का जो लोगों का पैसा हैक हुआ आज तक नहीं मिला, वो निश्चल चेटी सिर्फ ट्वीट करता रहता है और अंदर की चीज़ें क्या चल रही है। तो FI रजिस्टर्ड होने से ये नहीं हो जाता कि आपका पैसा सेफ है। वो सिर्फ ये कि चलो एक टैग मिल गया कि भाई इंडिया में हम रजिस्टर्ड है, आप हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हो। दिस जस्ट अ टैग, टू बी ऑनेस्ट। तो पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले आप लोगों को क्या ऐसी एक टिप देना चाहोगे, जो बंदा अपनी जर्नी जस्ट स्टार्ट करना चाह रहा है, आप उसको ऐसे क्या कुछ टिप्स देना चाहोगे जो फॉलो करके वो एक अच्छा ट्रेडर इन फ्यूचर बन सकता है? द नंबर 1 टिप आई विल गिव यू कि डोंट टेक अ टिप। सिंपल ये टिप है। और आप जब जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो अपने
रियलिस्टिक गोल्स को रियलिस्टिक रखो। मंथ में कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी पकड़ो जो 2 से 3% के आसपास आपको प्रॉफिट देता है, ये मोर देन इनफ है। बिकॉज स्किल इज समथिंग जो चेंज नहीं होती ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो स्ट्रैटेजी है वो फिक्स रहती है, कैपिटल बदलता है। अब अगर आप आज 5 के फंडेड हो, सेम आरआर पे आप ट्रेड कर रहे हो, सेम स्किल पे ट्रेड कर रहे हो, कल को अगर आप 500 के फंडेड हो गए तो रिटर्न आप सोचो कितना होगा। रिटर्न 2% ही होगा, लेकिन जो रिवॉर्ड है कितना ज़्यादा होगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन स्किल। कैपिटल बढ़ते ही आपका अमाउंट बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं कि आप सीधा परसेंटेज को चेस करो, ऐसी स्ट्रैटेजी मत पकड़ना। सिंपल फोकस स्ट्रैटेजी पे रखो, सिंपल स्ट्रैटेजी पकड़ो ताकि आप भी ओवर कॉम्प्लिकेट ना हो ट्रेड को पकड़ने के लिए। और आपको क्या लगता है ऐसे कौन सी सबसे ज़्यादा कॉमन गलती है जो ट्रेडर अपनी जर्नी को स्टार्ट करके या फिर अपनी जर्नी में जब वो होता है तो वो मेक करता है? आई थिंक सबसे जो कॉमन मिस्टेक है जो ट्रेडर करता है कि वो हर दूसरे दिन नया कम्युनिटी पे हॉप ऑन करता है, हर दूसरे दिन नया स्ट्रैटेजी देखता है, हर दूसरे दिन नया वीडियो देखता है। तो वो आई थिंक अगर आप अवॉइड करते हो तो आपका आधा गलती तो ऐसी हो जाएगा। बिकॉज देखो हर स्ट्रैटेजी का ना एक फेज़ आता है। लेट्स सपोज जो आप स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो उसका एक फेज़ होगा, आप लूजिंग जब स्टिक लगेगी आपकी तो सेम स्ट्रैटेजी जो आपको पैसा कमा के दे रही है वो लॉस करेगी। क्या पता मैं लॉसिंग टाइम में आपकी स्ट्रैटेजी फॉलो किया तो मैं लॉस नहीं, प्रॉफिट तो नहीं ले पाया लेकिन मैं लॉस ले लिया। सेम मैं दूसरे के स्ट्रैटेजी पे गया, उसका भी लूजिंग स्टिक चल रहा हो और फिर मैंने लूजिंग स्टिक पकड़ ली, उसकी प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ इन दोनों की मैं, बट लूज कर रहा हूँ। सो बेटर है कि एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, क्योंकि जब स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट वाला हिस्सा भी आपको ही मिलेगा, लॉस वाला हिस्सा भी आपको ही मिलेगा, तो एट द एंड आप प्रॉफिट में रहोगे। और एक सवाल जो मेरा हर गेस्ट से रहता है कि क्या ट्रेडिंग ने आपको एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प किया है? डेफिनेटली 100%। मैं तो कहता हूँ ट्रेडिंग की वजह से मैं इतना सारा चीज़, जैसे ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेड लेने से पहले हम लोग सोचते हैं कि क्या लॉस होगा या जो आउटकम है उससे डिटैच हो जाते हैं। वो चीज़ मैं लाइफ में हर एक चीज़ में अप्लाई होता है। कुछ भी चीज़ करने जाता हूँ तो मुझे दूसरा वाला एंगल भी समझ में आता है कि अच्छा अगर ऐसा हुआ तो कैसे रिएक्ट करना है। वो जो प्री प्लानिंग है वो ट्रेडिंग की वजह से आई है, जो पहले मैं नहीं सोचता था। अगर लेट्स सपोज मैं हाईवे पे अच्छे खासे स्पीड पर ड्राइव करूँ तो मैं भी सोचता हूँ कि क्या पता वो गाड़ी वाला ऐसा कर दे, क्या पता उस वक्त गाड़ी में जो 2 लोग बैठे हैं उसकी लड़ाई हो जाए आपस में और वो हैंडल मुड़ जाए। तो वो सिनेरियो भी डेवलप हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। और लोग ये भी कहते हैं कि हमारा जो पर्सनैलिटी, हमारा जो नेचर है, हमारा जो वे ऑफ लिविंग है वो हमारी ट्रेडिंग जर्नी पे भी रिफ्लेक्ट करता है। आई थिंक करता है, बिकॉज धीरे धीरे जब आप ट्रेडिंग में आते हो तो आप एक शॉर्ट टर्म मनी को चेस कर रहे होते हो कि मेरे को एक्स अमाउंट मिल जाए। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं कभी नहीं सोचा कि मैं 10, 20, 30 लाख रुपए पर मंथ कमाऊंगा। मेरा ये था कि मेरे को सिर्फ 50,000 रुपये कमाना है। सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे को सिर्फ 50,000 रुपये कमाना था। मैं ट्रेडिंग में आया था कि कोई ऐसा तरीका है क्या यहाँ पे जिससे 50,000 बन सकते हैं। तो उस समय मेरा लिविंग अलग था। अब जिस तरीके से मैं ग्रो किया हूँ अपने आप को, तो अब मेरा वे ऑफ लिविंग अलग है। बट आई थिंक टूल्स सेम ही होते हैं, चाहे उस समय भी ट्रेडिंग व्यू पे ही थे, आज भी ट्रेडिंग व्यू पे ही हैं। और एक लास्ट सवाल इस पॉडकास्ट को रैप अप करने से पहले कि कल को अगर आप अपनी एक प्रॉप फर्म खोलते हो तो उसमें आपको क्या ऐसे चेंजेस है जो मेजर अभी की प्रॉप फर्म से आप करना चाहोगे? सो आई थिंक जो लास्ट चीज़ आपने पूछी है, सबसे पहले तो मैं कोई प्रॉप फर्म नहीं खोलूँगा, बिकॉज मुझे जो लगता है इंडिया में इसको करना थोड़ा अभी के लिए जिस तरीके से लॉज है पॉसिबल नहीं है। आपको इंडिया में रह के प्रॉप फर्म खोलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर आप खोलते हो तो आप या तो सही सर्विस नहीं दे पाओगे या तो कुछ ना कुछ झोल करोगे। देयर आर कंपनीज, मैं नाम लूँ, जैसे गार्डियर फंडिंग है, आई थिंक वो इंडियन पीपल से बैक्ड है। उनके इतने सारे कंप्लेंट्स हैं मेरे डिस्कॉर्ड पे, इतने सारे लोग डीएम्स करते हैं जो पे आउट अननेसेसरी रीजन की वजह से डिले कर रखा है। आपने किसी को आप गार्डियर के बारे में गलत बोलोगे, आपका पे आउट नहीं देंगे, ये कोई तरीका है? दिस इज़ द राइट वे? नो, ऑब्वियसली नॉट। एंड जो मैं चेंजेस बोलूँगा कि जो चीज़ FAQ में लिखा है प्लीज़ उसको ही रखा करो। पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद जो रिस्क टीम से मेल आती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है जो आप लोगों ने FAQs में लिखा हुआ है। सिंपल ये चीज़ मेरा अगर किसी प्रॉफिट में चलता है तो मैं ये करूँगा चेंज, कि जो FAQs में लिखा है वही ही होगा। जो FAQs में लिखा है कि इतना लॉस है तो इतना ही बताऊँगा मैं। आगे चल के जस्ट बिकॉज ट्रेडर ने प्रॉफिट मान लिया तो मैं रूल्स को चेंज नहीं करूँगा या रूल्स को अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करूँगा। राइट, सो इट वॉज रियली ग्रेट हैविंग यू इन दिस पॉडकास्ट एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ नॉलेजेबल सीखने को मिला होगा। तो हम इस पॉडकास्ट को गाइस करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये पसंद आया तो कमेंट्स में आप ज़रूर लिख के बताना एंड हम इसका पार्ट 2 भी डेफिनेटली शूट करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।